हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं और उसी का आज ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं? तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है वह देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। मतलब कि राष्ट्रपति के बाद इनका जो ऑफिस है वह दूसरे नंबर पर आता है संवैधानिक पद पे। तो उपराष्ट्रपति का जो ऑफिस है वह हमने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के ऑफिस के तर्ज पर भारत में अपनाया है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है, ये आपको समझना है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का ऑफिस होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 4 साल के लिए होता है। 4 साल में अगर किसी दौरान किसी भी वक्त राष्ट्रपति का ऑफिस खाली हो जाता है, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनका इम्पीचमेंट हो जाता है, तब उनका ऑफिस जो खाली होता है तो रिक्त काल के लिए जो शेष काल है उनके ऑफिस में अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तर्ज पर विराजमान होंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता दोस्तों। भारत में अगर राष्ट्रपति का ऑफिस किसी कारणवश खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का ऑफिस का पदभार संभालेंगे एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति। और क्यों कार्यवाहक राष्ट्रपति? क्योंकि भारत के संविधान में यह अंगित है कि उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति का पद संभालेगा वह मात्र 6 महीनों के लिए संभालेगा। 6 महीनों के लिए क्यों? क्योंकि संविधान में ये दिया गया है कि जब भी राष्ट्रपति का जो ऑफिस है उसमें वैकेंसी हो जाए या फिर उनके ऑफिस में रिक्ति हो, तब यह अनिवार्य है कि 6 महीनों के भीतर उनका चुनाव हो। मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव होना 6 महीने के अंदर अनिवार्य है। इसीलिए वह 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। तो यह अमेरिका और भारत में एक डिफरेंस था जो कि मैंने आपको समझा दिया है। तो आगे दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में भाग 5 में बताया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 73 के बीच में आता है। तो आखिर उपराष्ट्रपति का अगर आपसे पूछे कि काम क्या है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? जब भारत के राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग के कारण खाली हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दौर पे उनका पद संभालते हैं। तो यह तो हम वही बात होगी जो मैंने ऊपर आपको बताई। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर उपराष्ट्रपति को सरकार उनकी सैलरी में इतना रुपया क्यों देगी? और साथ ही साथ जो उनकी मशीनरी है, उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो इसलिए दे रही है कि सिर्फ उपराष्ट्रपति का काम ये है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर उनका पद खाली हो जाए तो वह एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सके? क्या इसी के लिए वो लोग इतनी सैलरी दे रहे हैं उपराष्ट्रपति को? तो इसके लिए संविधान मेकर्स ने, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति को एक और काम सौंपा। दूसरा उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है दोस्तों? कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के 2 काम होते हैं। पहला, वह उपराष्ट्रपति का पद संभालता है, और दूसरा, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। यह उनका मेजर रोल होता है, मतलब कि यह उनका मेन काम होता है। और जब ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि जब राष्ट्रपति अपने ऑफिस में नहीं होते हैं, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट था जो आपने देखा अभी। आगे दोस्तों, आपको ये जानना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये आपकी लोकसभा है और ये आपकी राज्यसभा है। लोकसभा में टोटल 550 मेंबर की स्ट्रेंथ होती है और राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर की स्ट्रेंथ होती है। प्रेजेंट में राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं और आपकी लोकसभा में 545 टोटल मेंबर्स हैं। तो आप सभी जानते हैं कि दोनों सदनों को चलाने के लिए एक लीडर होना चाहिए। मतलब कि एक उसका जो बॉस कह सकते हैं आप, वो होना चाहिए। एक अध्यक्ष होना चाहिए जो कि इतने सारे लोगों की जनसंख्या जो है उनको संभाल सके। तो वह अध्यक्ष जो लोकसभा में होता है वह स्पीकर होता है,
और आपके जो राज्यसभा में होते हैं वो सभापति होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं वह उन्हीं 545 सदस्यों में से कोई एक सदस्य होता है जिसका चुनाव वो लोग करते हैं और वो बाद में अध्यक्ष बन जाता है, मतलब कि वह उन्हीं के बीच में से आता है। लेकिन दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका जो चुनाव होता है वह अन्य तरीके से होता है, मतलब कि सभापति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ना वो राज्यसभा के होते हैं मेंबर, ना ही वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, मतलब कि इन 245 मेंबर्स में से राज्यसभा का सभापति कोई नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, तो इसका चुनाव अलग से होता है। अगर इन सांसदों में से कोई लोकसभा का या राज्यसभा का जो राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद उसको अपने सांसद की सीट खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वह उपराष्ट्रपति का पद संभालने वाला है, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी। अब आगे हम एक एक करके जो आर्टिकल्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। पहला आर्टिकल जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है वह है आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 क्या बोलता है? तो ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे कि पहले राष्ट्रपति का ऑफिस था, राष्ट्रपति के आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में, उसमें लिखा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वैसे ही आर्टिकल नंबर 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो ऑफिस हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। लेकिन इन दोनों में थोड़े डिफरेंस है जो कि आपको ऊपर समझाया गया है। अगला है आर्टिकल नंबर 64, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति, मतलब कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर में अपनी ड्यूटी संभालेंगे। उनकी ड्यूल ड्यूटी होती है, उनके दो काम होते हैं, वो उपराष्ट्रपति भी होते हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। और यहाँ लिखा गया है, दूसरा पॉइंट देखिए, जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उस समय जो राष्ट्रपति का वेतन होता है, मतलब राष्ट्रपति को जो वेतन और जो सुविधाएं दी जाती हैं वह उपराष्ट्रपति को भी दी जाएंगी। मतलब कि उस समय उनको राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, राष्ट्रपति की सैलरी उस समय उनको मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों कि उनको उपराष्ट्रपति की भी सैलरी मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे सिर्फ एक ऑफिस की सैलरी उनको मिलेगी। जो हाईएस्ट ऑफिस उन्होंने संभाला है, मतलब कि जो सबसे उच्च पद है, उस समय वो राष्ट्रपति के पद पे होंगे, तो उन्हें राष्ट्रपति की सैलरी, भत्ता एवं जो भी उनकी सुविधाएं होती हैं वह उन्हें उस समय मिलेंगी। ये सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वह कोई लाभ का पद अर्जित नहीं कर सकते हैं। मतलब कि उन्हें उनके चुनाव से पहले अगर उन्होंने कोई लाभ का पद धारण कर रखा है केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के अंडर में, तो उन्हें उससे त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख रखा है आर्टिकल 64 में कि उपराष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 64 में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आपको नोट कर लेनी है। अगला है आर्टिकल नंबर 65, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 दोस्तों क्या कहता है? तो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति ये कहता है कि उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति के पद पर अपनी ड्यूटी निभाएंगे, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस है। आखिर ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की ड्यूटी निभाएंगे? तो वो कंडीशंस कुछ इस प्रकार हैं कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग के कारण उनका ऑफिस खाली हो जाए। कब हो जाए? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, या फिर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया होने के बाद उनको उनका पद खाली करना पड़ा हो, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर विराजमान होंगे। यह एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति
कब हो सकती है? या तो वो बीमार हों या किसी अन्य कारणवश अगर वो किसी विदेश दौरे पे गए हों तो उस समय उनका ऑफिस खाली रहता है, तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति एज आ राष्ट्रपति विराजमान होंगे। यह दो कंडीशंस होती हैं जो कि आर्टिकल नंबर आपके 65 में दे रखी हैं। तो उस समय आखिर जब वो राष्ट्रपति का पद संभाल रहे होंगे तब राष्ट्रपति की सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति के हाथों में होंगी, क्योंकि वो राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जितनी राष्ट्रपति की जितनी आपकी शक्तियां हैं वह उस समय उपराष्ट्रपति के पास भी होंगी। तो यह आर्टिकल नंबर 65 में दे रखा था। तो ये हमने कवर किया। अब हम आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 66। अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में किस में दे रखा है? वह अनुच्छेद नंबर 66 में दे रखा है। इसमें यह लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वह अप्रत्यक्ष रूप में होगा। अप्रत्यक्ष रूप में होगा मतलब कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा उनका चुनाव होगा। निर्वाचक मंडल में आपके लोकसभा के सभी सांसद और राज्यसभा के सभी सांसद निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के जो सदस्य होंगे वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा डिफरेंट केस है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ मनोनीत सदस्य दोनों ही भाग लेते हैं। एक चीज़ इसमें और आपको याद रखनी है कि उपराष्ट्रपति के ऑफिस के चुनाव में या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपकी विधान सभा का कोई रोल नहीं है। जैसा कि हम इसमें देखा आपने कि विधानसभा का इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब कि विधायक गण जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक भी रोल लेते हैं और उनका वोट भी काउंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दो डिफरेंस है, पहला निर्वाचित और मनोनीत सदस्य के बारे में और दूसरा विधायक गण के बारे में। तो ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो वह एकल संक्रमणीय और अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, मतलब कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रक्रिया के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह और दूसरी बात है क्लोज्ड बैलेट सिस्टम, मतलब कि बंद डिब्बे में वोट सभी सांसदगण डालेंगे और बाद में उनकी काउंटिंग करी जाएगी। सीक्रेट बैलेट सिस्टम के द्वारा भी इनका चुनाव होता है। तो यह उनके चुनाव की प्रक्रिया थी। आगे दोस्तों इसी आर्टिकल में दे रखा है कि उपराष्ट्रपति का जो ऑफिस है उसको ग्रहण करने के लिए कुछ योग्यता दे रखी है। तो संविधान में जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, और दूसरा ये है कि उनकी मिनिमम जो एज है वो 35 साल होनी चाहिए। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं उस कैंडिडेट की मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। और तीसरा ये है कंडीशन कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में योग्य हैं वो, मतलब कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। यह भी एक कंडीशन है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। चौथी कंडीशन ये है कि उन्होंने कोई भी लाभ का पद धारण ना कर रखा हो। ये कंडीशन भी इसमें होती है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये 4 कंडीशन से योग्यताएं हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। तो ये योग्यताएं थी। अगला है आर्टिकल नंबर 67, आर्टिकल 67। इसमें यह लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वह 5 साल का होगा। वह 5 साल कब से काउंट करे जाएंगे? तो वह 5 साल तब काउंट करे जाएंगे जिस दिन से वह अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं। जिस दिन से उपराष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करेंगे उस तारीख से लेके अगले 5 साल तक वह उस ऑफिस में एज आ उपराष्ट्रपति रोल प्ले करेंगे। तो यह उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसी आर्टिकल में आगे लिख रखा है कि वह अपना त्यागपत्र अगर चाहें तो वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे? वह अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। पिछले वीडियो में हमने देखा था
कि राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। तो यह अदला बदली वाला काम है। ये आसानी से आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इसी में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट लिख रखी है, आर्टिकल 67B। इसमें महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो महाभियोग प्रक्रिया के बारे में हम वीडियो के अंत में पढ़ेंगे, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि वो आर्टिकल नंबर 67B में दे रखा है। अगला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इसी में, आर्टिकल नंबर 69। आर्टिकल नंबर 69 क्या कहता है? अनुच्छेद 69 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाएगी। उनका पदभार संभालने से पहले वह शपथ लेंगे और उस शपथ को कौन दिलाएगा? तो उस शपथ को राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। मतलब कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। ये आर्टिकल नंबर 69 में लिख रखा है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसी में है, आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल 71। अनुच्छेद 71 कहता है कि चुनाव से संबंधित कोई अगर विवाद है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर उससे कोई संबंधित विवाद निकल के आता है तो उन विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो उन विवादों का निपटारा सिर्फ एक ऑफिस कर सकता है, वह है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उन विवादों की जांच करेगा और बाद में उनका उस पर निर्णय देगा। तो आपको ये याद रखना है कि उनका निर्णय जो फैसला होगा वह अंतिम होगा, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो उसका फैसला सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपको याद रखना है। इसी में लिखा हुआ है, यदि सुप्रीम कोर्ट उस चुनाव को अमान्य घोषित कर देता है, मतलब कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है उसको अमान्य घोषित कर देता है, तो जो एक्स थे, जो उपराष्ट्रपति के पद पे अब तक विराजमान थे, उनके द्वारा किए गए काम, जैसे फला तारीख, जैसे आज मान के चलिए तारीख है 5 दिसंबर 2025, अगर कोई विवाद होता है और सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देता है कि 5 दिसंबर 2025 से उपराष्ट्रपति जी को हटाया जाता है, मतलब उनको उनके पद से हटाया जाता है, तो 5 दिसंबर 2025 से पहले उनके द्वारा जो भी किए गए काम होंगे उपराष्ट्रपति जी द्वारा, वह सभी मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों, वह सभी मान्य होंगे क्योंकि उसके पहले वो उपराष्ट्रपति के पद पे विराजमान थे। तो संविधान में यह वर्णित है कि अगर उनके ऑफिस में कोई डिस्प्यूट होता है तो जिस तारीख को फैसला आता है उस तारीख से पहले कि जितने भी काम उनके द्वारा किए गए हैं वह सभी मान्य होंगे। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस तिथि को फैसला आया उस तिथि से पहले किए गए सभी कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा अमान्य नहीं होंगे, मतलब कि वह सभी मान्य होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में कई बार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। ऐसे बहुत ही इंडिया में कम एग्जाम है जहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में अगर न स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ लोग अक्सर फंस जाते हैं। ठीक है, वो आपको दे देगा कि फला तारीख से पहले या फिर वो तारीख इंक्लूड करके, तो ये थोड़ी टेक्निकलिटी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो अब हम अंतिम पार्ट में आते हैं अपने लेक्चर के। इसमें हम महाभियोग प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। महाभियोग प्रक्रिया आपके अनुच्छेद नंबर 67B, आर्टिकल नंबर 67B में दे रखा है। ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। पहले समझ लीजिए, बाद में लिख लेना आराम से। मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना लेना। पर समझ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर आप समझ लेंगे तो वो आपको बहुत लंबे वक्त तक याद रहेगा। और अगर नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो अगर आपको समझ है तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो भी उपराष्ट्रपति हैं, अगर उन पे महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है तो 14 दिन का नोटिस उनको दिया जाएगा। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को यह सूचित किया जाएगा कि आप पे महाभियोग की प्रक्रिया लगने जा रही है, तो 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाएगा। और इसमें दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को महाभियोग से
उनके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट में दे देगा कि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, तो वह स्टेटमेंट गलत होगी। ये आपको याद रखना है कि प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगली चीज़ ये है कि राज्यसभा में जब प्रस्ताव आया तो उनके जो सदस्य होंगे, अगर वो प्रभावी बहुमत से यह पारित कर देते हैं कि उपराष्ट्रपति गैर संवैधानिक तरीके से अपने पद पे हैं या फिर उन पर महाभियोग प्रक्रिया लागू हो जाती है, तो उसे अगले सदन में भेज दिया जाता है, लोकसभा में। लेकिन आखिर ये प्रभावी बहुमत होता क्या है? इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये भी लिख लीजिए आप लोग, इसको कहते हैं इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी आखिर क्या होती है? मान के चलिए 250 टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, आप सभी को पता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 245 आपके सांसद हैं, वो राज्यसभा में हैं। तो यह है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी, यह प्रभावी बहुमत है जो कि राज्यसभा की इस समय है। तो उस प्रभावी बहुमत के आधे सदस्य 50% से एक और ज़्यादा 50% प्लस 1 का रूल इसमें काम करता है कि 245 का आधा, 245 का आधा दोस्तों कितना होता है? 245 का आधा आपका होता है 122। 122 प्लस 1 मतलब कि 123 सांसद अगर कह दे कि हाँ उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया मान्य है, तो वह प्रस्ताव उस सदन से पारित हो जाता है। कौन सदन से? राज्यसभा से। उसके बाद अब वह लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा अगर चाहे तो लोकसभा तो पहले उसकी जांच करेगा, और दूसरी बात, अगर जांच में वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ उपराष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो वह सामान्य बहुमत से पारित करके उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए कह सकता है। लोकसभा में आपको ये याद रखना है कि ऊपर राज्यसभा में आपकी प्रभावी बहुमत काम करती है और लोकसभा में वही सामान्य बहुमत काम करेगी। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित होगा, तब भी उपराष्ट्रपति अपने पद से हटाए जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति उस समय उसके बाद इम्पीच करे जाएंगे, मतलब कि उनको उनके ऑफिस से छुट्टी दे दी जाएगी, मतलब कि वो उस समय उस पद के लिए अमान्य हो जाएंगे और उनको उनके ऑफिस से हटा दिया जाएगा। तो यह था इम्पीचमेंट का प्रोसेस। इंपॉर्टेंट था थोड़ा, इसमें कुछ टेक्निकलिटी है वो आपको याद रखनी है, जैसे कि प्रभावी बहुमत और सिर्फ राज्यसभा में ही पहले पारित किया जा सकता है और लोकसभा में सिर्फ सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो ये आपको याद रखनी है। तो ये कुछ दोस्तों था उपराष्ट्रपति जी के बारे में। तो अब मैं आपको अगर ब्रीफ आइडिया दूँ, जो हमने पिछले 2 वीडियोस देखी हैं, तो दोनों वीडियोस में हमने जाना राष्ट्रपति के बारे में और आपके उपराष्ट्रपति के बारे में। पहला हमने प्रेसिडेंट के बारे में जाना और दूसरा आपके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जाना। तो इन दोनों में कई बार एग्ज़ाम में आपसे कॉमन क्वेश्चन भी आ जाता है, मतलब कि उससे आपको तुलना भी पूछ ली जाती है। एग्ज़ाम में कई बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में तुलना भी पूछ ली जाती है, तो उस तुलना को हम कवर कर लेते हैं। आप सिर्फ इसमें ध्यान से सुनना और बाद में वीडियो पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसके कुछ 4-5 पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो। पहला पॉइंट ये है कि संवैधानिक स्थिति पूछेगा आपसे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो संवैधानिक स्थिति के तौर पे आपके जो राष्ट्रपति हैं वह नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं और आपके उपराष्ट्रपति हैं वह आपके दूसरे पोजीशन में आते हैं। किस पे? संवैधानिक स्थिति के पोजीशन में। तो ये थी। और दूसरा आपका इसमें पूछ लेता है वह निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमने पढ़ा था कि आपके जो संसद के लोकसभा और राज्यसभा के जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं, मतलब कि जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं, वही भाग ले सकते हैं। और साथ ही साथ प्लस आपके जो राज्य हैं,
राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह भी भाग लेंगे। तो ये दो चीज़ें थी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या लिख रखा है, उपराष्ट्रपति में ये लिख रखा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संसद के दोनों सदस्य मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों सदस्य इसमें होंगे, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा चीज़ वो पूछता है योग्यता के बारे में। तो योग्यता इसमें दो कॉमन योग्यता हैं कि भारत का नागरिक यहाँ भी और यहाँ भी, 35 साल यहाँ उम्र भी और 35 साल उम्र आपकी यहाँ भी। तीसरा इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए और जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वह आपके राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। और चौथा जो डिफरेंस है वह ये बताता है निष्कासन के बारे में। मतलब कि राष्ट्रपति का निष्कासन कैसे होगा और उपराष्ट्रपति का निष्कासन कैसे होता है, इसमें थोड़ा अंतर है। राष्ट्रपति के निष्कासन में क्या लिख रखा है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत के साथ महाभियोग प्रस्ताव पारित करते हैं। कुल सदस्य के 2/3 बहुमत की प्रक्रिया ये आपके राष्ट्रपति के महाभियोग में इस्तेमाल करी जाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है उसमें हमने पढ़ा कि राज्यसभा के उस समय की कौन सी बहुमत, आपकी प्रभावी बहुमत। राज्यसभा की प्रभावी बहुमत से अगर राज्यसभा पारित कर दे और लोकसभा को सिर्फ सामान्य बहुमत से पारित करना है तब भी आपके उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, यह आपको याद रखना है। अब आखिरी आपका यह है इस्तीफे के बारे में बात करता है। इसमें यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को हस्तलिखित त्यागपत्र देकर वह इस्तीफा दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका जो त्यागपत्र है वह उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और आपके जो उपराष्ट्रपति हैं वह त्यागपत्र लिखित तौर पे उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो यह एक डिफरेंस है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। तो ये 5 आपकी तुलनाएं थी जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को तुलना में देके। तो ये आपको याद रखना है। अगर ढंग से इसका नोट्स बना लेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको उपराष्ट्रपति के बारे में याद रखना है। अगर ढंग से आपने मेरी बातें सुनी होंगी और इसके नोट्स आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा। तो आपको ढंग से पढ़ना है और वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके मुझे और मोटिवेट कीजिए ताकि आगे मैं ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल दृढ़ता के साथ कराऊंगा। मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ में आपको ये लेक्चर्स कवर करा रहा हूँ। तो आपको बस मुझे सपोर्ट करते रहना है, मैं आपको ज़रूर जिता कर मानूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।